हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं। जी हाँ, इंडियन इकोनॉमिक्स। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले कल के डेट में हम लोगों ने एक प्रैक्टिस किया था, उससे पहले 2 डिस्क्रिप्टिव क्लासेस हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आज ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है और आप जानते हैं इन प्रैक्टिस सेट में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये वीडियो नियमित तौर पर इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होता है और इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में 7 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ आपके जीएस का पूरी कंप्लीट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए, उसके साथ साथ आप टेस्ट और क्विज जो भी मैं कराता हूँ आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर ले। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाए, वहां पर आपको ये सारा बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान संबंधित किससे है आपको बताना। 3 से 10 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों से, 4 से 8 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों से, 5 से 15 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों से, 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों से। जी हाँ, आपको इनके आंसर बताने हैं मेरे भाई। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट में इनका उत्तर जरूर बताएं। अगर नहीं मालूम हो तो हमारे बताने की बात बताएं, जिससे आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद होंगी। यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका चौथा ऑप्शन, यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित हैं। सर्व शिक्षा अभियान की जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो कब हुआ था? 2000 से लेकर के 2001 के दौरान। ठीक है, 2000 से 2001 के दौरान इस जो है अभियान को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जी हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी हम लोगों ने कल के डेट में मतलब डिस्क्रिप्टिव क्लास के दौरान इस चीज़ को, इस टर्म को पढ़ा भी था। यहाँ पर देखें, उद्योग में, कृषि में, परिवहन में, बीमा में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ होती है? तो हम सब जानते हैं कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा कृषि में। जी हाँ, कृषि में इसलिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात यानी छुपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में एक जो श्रमिक किसी खास काम के लिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने का कुछ और नहीं होता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिस खेत पर काम करने के लिए 2 लोग काफ़ी है, उसमें 6 लोग लगे हुए हैं। मतलब अभी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। यहाँ पर देखिए, बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को, उड़ीसा को, बताओ। तो यहाँ पर पूछा क्या गया भैया कि भारत का इथोपिया किसको? मध्य प्रदेश को। आपको लग रहा होगा झारखंड ना? नहीं भैया, झारखंड नहीं, ये है मध्य प्रदेश। मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन आपको सही हो आप उनको कमेंट में आंसर करते जाएं। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर करते रहें। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का, तो भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। इसी शिशु मृत्यु दर की अधिकता के कारण इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, भारत में शिशु मृत्यु दर यानी IMR सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्यों में है। ठीक है, हालिया रिपोर्टों के अनुसार ये दोनों राज्य सबसे खराब स्थिति में है। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो विभिन्न रिपोर्टों में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर की गई है। प्रति 1000 जीवित बच्चों में 40 से अधिक शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2024-25 में की वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार सुधार के बावजूद उत्तर प्रदेश में भी बाल मृत्यु दर सबसे अधिक वाले राज्यों में शामिल करता है। ठीक है, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भी बाल मृत्यु दर सबसे अधिक वाले राज्यों में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को की संख्या को कहा जाता है क्या? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, अभी हम लोगों ने बेरोजगारी वाला पढ़ा था भैया। वहाँ पर देखो, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में। ठीक है, तो ये कौन सा बेरोजगारी होता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। मेरे भाई, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है,
भगवती समिति जो कि 1973 में आया था, कब 1973 में आया था, ठीक है, ने बेरोजगारों के माप की 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला तो सामान्य स्थिति, दूसरा साप्ताहिक चालू स्थिति, ठीक है, चालू साप्ताहिक स्थिति, तीसरा जो है चालू दैनिक स्थिति। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो देखें, हम लोगों ने समितियों को भी देखा था, किससे संबंधित कौन सी है, तो यहाँ पर अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंग राजन समिति। बताएं भाई सही विकल्प। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका अलग समिति। जी हाँ, पहला वाला ये आपका आंसर सही है। वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 कब 1979 में जो है इस समिति का गठन किया था, ठीक है। इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की, जो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 2100 यानी 2100, कितना 2100, ठीक है, 2100 से लेकर के 2400, ठीक है, कितना 2400 तक कैलोरी थी। इससे स्पष्ट है अलग समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, भारत के गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। तो मेरे भाई अभी नई जो है जनसंख्या जो है शुरू होने वाली है जनगणना, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? गरीबी के जो है अनुमान हेतु। देखिए यहाँ पर आपको बताना है इन कूटों के माध्यम से कौन सा विकल्प सही है। मेरे भाई जो यहाँ पर सही आंसर है वो है आपका बी आंसर। जी हाँ, बी, यानी यहाँ पर है 1, 2 और 3, सिर गणना, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, ठीक है। इसमें प्रति व्यक्ति आय शामिल नहीं है, ठीक है। भारत में गरीबी का अनुमान बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन, बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक में सम्मिलित होता है कौन? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो बताएं यहाँ पर केवल एक सही है, केवल 2, 3 सही है, 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है। मेरे भाई इसका आंसर आप जरूर देते जाएं जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही है मित्र वो है 1, 2, 3, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है, हम लोगों ने देखा था। और मेरे भाई आप जानते हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल इनको इग्नोर ना करें। और कोई ज़रूरी नहीं जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं यही आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो संबंधित जो भी और क्वेश्चन होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, फैक्ट होते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। इसलिए आप लोग 956526527442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करिए, अपने जीएस की तैयारी के लिए बिंदास रहिए। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर इनकी जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की, तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर सम्मिलित होता है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार वर्तमान में पूरे विश्व में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। इनके अनुसार इनमें से 84.3%, कितना 84.3%, ठीक है, उप सहारा अफ्रीका एवं दक्षिण एशिया के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ष 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहली बार प्रकाशित हुआ था। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान भाई कब प्रारंभ हुआ? 25 जून 2020, 15 जनवरी 2020, 26 जून 2020, 2 अक्टूबर 2020। बताओ यहाँ पर सही विकल्प है भैया आपका 26 जून 2020, ठीक है। यहाँ पर देखें 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश जो है रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित है? अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक, कानपुर। बताओ, बात हो रही है कौशल संस्थान की, ठीक है। सही विकल्प है मित्र यहाँ पर कानपुर। जी हाँ, बात करें 19 दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानपुर यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखा गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए पूछा जा सकता है। आगे देखो भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज जो है
गारंटी योजना यानी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई कब? देखें फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को, अप्रैल 1 2006 को, फरवरी 2 2005 को, अप्रैल 1 2005 को। बताओ, देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई आपके लिए। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका पहला 2 फरवरी 2006 को। जी हाँ, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किया गया था। इस योजना में और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को समाहित किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम यानी जिन कोई कुशल श्रमिक नहीं है, उनके पास कोई योग्यता नहीं है, उनको कार्य देना, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त जो कि मजदूरी अभी आप मनरेगा के रूप में आप देखते हैं, ठीक है, रोजगार देकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। आरंभ में इससे 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में लागू किया गया। वर्ष 2007-8 में इसके दूसरे चरण में 130 अन्य जिलों में इसको क्रियान्वित किया गया, ठीक है। इसके तीसरे चरण में इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2008 में जो है देश के शेष बचे सभी ग्रामीण जिलों में सूचित कर दिया गया। अब इसके बाद अगर हम देखें 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना रख दिया गया, ठीक है। यूएनडीपी ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में विश्व में जो किए जा रहे, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा उपायों में जो हुई उपलब्धियों में मनरेगा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलो अब इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखें यहाँ पर निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है नवाचार, रोजगार सृजन, व्यावसायिक समन्वय, जोखिम प्रबंधन। बताओ यहाँ पर सही विकल्प है भैया, सही विकल्प है आपका रोजगार सृजन। जी हाँ, व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। वास्तव में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक व्यवसायी के से या आशा की जाती है कि जिन लोगों के साथ वह लेन देन करता है उन सभी को वह समान अवसर प्रदान करे। जी हाँ, ये आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंदिरा गांधी। बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है इंदिरा गांधी। जी हाँ, अगर हम बात करें चूंकि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी साहिब ने। तो 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत अलग अलग राज्यों में निश्चित मानकों पर गरीबी उन्मूलन का जायजा लिया जाता था। इंदिरा गांधी ने 1975 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और 1982 में और 82, 86 और 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया और नए मानक पेश किए गए। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन एक दूसरा कारण आर है। अब आप देखो यहाँ पर वर्ष 2005 में भारत की मतलब प्रारंभ की गई जननी सुरक्षा योजना में जो है गरीब महिलाओं को शामिल किया गया है। गरीब गर्भवती महिलाओं में प्रसूता मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव प्रणाली को बढ़ावा देना है। चलो देखो यहाँ पर ए और आर दोनों को सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है और तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है परंतु आर गलत, ये गलत है परंतु आर सही है। चलो भाई देखो यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर मैंने ये एनालाइज किया है, लगभग 90% क्वेश्चन का आंसर यही सही होता है। ठीक है, देखें यहाँ पर अगर हम बात करें ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें गर्भवती जो है गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना शुरू किया गया है। यह माताओं तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHM ठीक है द्वारा चलाया जा रहा एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। जननी सुरक्षा योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है एवं प्रसव उपरांत देखभाल हेतु नकद कार्य सहायता प्रदान करती है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर भैया, यह है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिवादित किया था NR सरकार ने, कस्तूरी भाई ने, अब जयप्रकाश नारायण ने, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है भैया श्रीमान नारायण अग्रवाल साहब ने। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपके 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अगर देखें सही विकल्प गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण 1944 में, कब 1990 मतलब 1944 है यार, ठीक है, 1944 में शुरू किया गया। अगर हम बात करें पीपल्स प्लान M.N. राय के द्वारा 1945 में, बॉम्बे प्लान की बात करें तो 8 उद्योगपतियों के समूह 1944 में किया गया था, ठीक है। चलो आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये देखो हम लोगों ने देखा था ना ये थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार यानी वेटेज दिया जाता है। खाद्य पदार्थ क्षेत्र, ठीक है, गैर खाद्य पदार्थ क्षेत्र, ईंधन पावर लाइट, ठीक है, लुनिकेटर्स कैंस, विनिर्मित जो है विनिर्मित उत्पाद। बताओ सही विकल्प भैया डी, विनिर्मित उत्पाद। यहाँ पर देखें, चलो यहाँ पर अगर हम बात करें थोक मूल्य सूचकांक से आशय यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI से आशय थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन से है, ठीक है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का संकलन उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। पहला थोक मूल्य सूचकांक 10 जनवरी 1942 से शुरू होने वाले सप्ताह से प्रारंभ हुआ, जिसके लिए आधार वर्ष 1939 लिया गया, ठीक है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तुएं थी, कितनी 697 वस्तु, ये भी बन सकता है आंसर क्वेश्चन आपका, ठीक है। तथा इसका आधार वर्ष कितना रखा गया है 2011-12 भैया, ठीक है, और अप्रैल 2017 से प्रभावी। इसके पूर्व में आधार वर्ष जो है 2004-5 था, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलो आगे देखो, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नियामक संस्था है। यातायात, पर्यटन, दूरसंचार, तकनीकी शिक्षा। आंख मूंद करके आप बता सकते हैं भैया, बिना इसके तो चल ही नहीं सकता। ट्राई यानी यहाँ पर देखें टेलीकॉम अथॉरिटी रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के थ्रू, ठीक है, कब किया गया 1997 द्वारा दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने हेतु 20 फरवरी 1997 को किया गया। इसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं के प्रचलन में प्रतिस्पर्धा को सुसाध्य बनाना और कार्यदक्षता को बढ़ावा देना, ताकि इन सेवाओं में समृद्धि हासिल की जा सके। चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है बांग्लादेश का, इसका आंसर सही है बांग्लादेश, ठीक है। क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर 2021 में, ठीक है, किस प्रधानमंत्री को किया था, या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है, उस देश की सहायता कौन सा संस्थान करेगी। बात क्या करे, यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो क्या कौन सहायता करेगी, विश्व बैंक, IMF, WTO, ADB। चलो देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है, IMF। जी हाँ, किसी सदस्य राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, जो है यहाँ पर देखिए IMF उसकी सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यापार से उत्पन्न समस्या के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण देता है, ठीक है। IMF की स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें 1945 में, ब्रिटेन जो है यहाँ पर IMF की अगर हम बात करें कब 1945 में, कब हुआ था 1945 में, ब्रिटेन वुड्स की जो है 1944 के समझौते के अंतर्गत किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य रहा है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है, WTO, IMF, गेट, विश्व बैंक। बताओ सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है भैया WTO। जी हाँ, 15 अप्रैल 1994 को 123 के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौर जिसको बोला जाता है 1986 से 94, ठीक है, 1986 से 1994, ठीक है। यहाँ पर देखें
के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसकी परिणति में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किया गया। और इस प्रकार 1947 में स्थापित जो गैट थी, ठीक है, गैट का स्थान 1 फरवरी 1995 में WTO ले लिया, ठीक है। और इसका काम क्या था? विश्व व्यापार संगठन स्वतंत्र और वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग या अधिकरण नहीं है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। बताओ भैया सही विकल्प। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है जर्मनी। जी हाँ, 17 से लेकर के 19 मई 2021 के बीच सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन बर्लिन, जो कि जर्मनी में आता है, वहां पर वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया, ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन ने भारतीय महिलाओं को सतत बनाने के लिए अपना कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, जो कि प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट SHE लॉन्च किया, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, भारत में म्यूचुअल फंड, जी हाँ सही है, सही है, को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? अभी कल भी हमने चर्चा किया था। RBI, SBI, BSE, NSE। चलो बताओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है भैया, यहाँ पर SEBI यानी सेबी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेबी, ठीक है। ये हमने SBI पढ़ दिया था, SEBI यानी सेबी के द्वारा ये जो है भारत में म्यूचुअल फंड यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं SM विश्वेश्वरैया, डॉक्टर KP माथुर, KM मुंशी, CB रमन। चलो यहाँ पर देखें, ये है आपका सर M विश्वेश्वरैया। अगर हम बात करें सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत का इंजीनियर कहा जाता है, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या नाम है? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। और यह जो है कब लिखी गई? 1934 में, 1934 में ये लिखी गई। और इस किताब में उन्होंने भारत की तत्कालिक इकोनॉमिक स्थिति को व्यापक रूप से बताया है। उन्होंने देश की आय को दुगना करने के उद्देश्य से 10 साल की योजना का प्रस्ताव रखा। चलो आगे देखें भैया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की दीर्घकालीन राजकोषीय नीति से जुड़ा हुआ था और है? मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, यशवंत सिंह। ये बताइए क्या सही आंसर है? तो है भैया विश्वनाथ प्रताप सिंह। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा BP सिंह द्वारा वर्ष 1985 में, कब? 1985 में। कब? 1985 में किया गया। किसी भी देश में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक रूप से क्रियात्मक वित्त प्रबंधन तथा कार्यशील वित्त प्रबंधन की व्यवस्था करना है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करना राजकोषीय नीति का मुख्य कार्य है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन, विकास की मजदूरी वस्तु व्यू किसके द्वारा निरूपित की गई थी? अमर्त्य सेन, CN वकील, PC महालनोबिस, J भगवती। बताओ भैया सही विकल्प। सही विकल्प है इसका CN वकील। जी हाँ, विकास की मजदूरी वस्तु व्यू जो CN वकील द्वारा निरूपित किया गया है, ठीक है। CN वकील और ब्रह्मनंदा का एक लेख है जिसे प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, जो लिखा गया कब? 1956 में। कब लिखा गया? 1956 में। इन्होंने बताया है कि गरीबी और बेरोजगारी का प्रमुख कारण वेज और गुड्स गैप है, ठीक है। अगर हम बात करें PC महालनोबिस साहब का, इनकी बात करें तो यहाँ पर देखें तो ये प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विद थे। इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया, ठीक है, इसीलिए उसको इन्हीं के नाम से महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 29 जून को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन को इनका जन्म हुआ था।
किसका? महालनोबिस साहब का। और इनका जन्म 29 जून 1893 में कोलकाता में हुआ था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो, ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? व्यक्तिवाद की ओर, उपभोक्तावाद की ओर, जो है समष्टिवाद की ओर, और पूंजीवाद की ओर। देखो यहाँ पर बाजार की अगर हम बात करें तो उपभोक्तावाद की ओर, यानी यहाँ पर उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती, क्योंकि बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादन किया था? मेरे भाई आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा, मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है, अपेक्षाकृत हो सकता है कि समझने में या थोड़ा सा उसका लेवल अलग लग रहा हो, लेकिन भाई अब चूंकि ये हमारे जीएस का पार्ट है, कुछ ना कुछ तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आज के इन जो हम लोगों ने 2 क्लासेस इससे पहले लिया था, डिस्क्रिप्टिव 2 प्रैक्टिस, इनके माध्यम से मैक्सिमम चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स संबंधित आएंगे वो सब आप बहुत सहजता से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सामाजिक विकास की 3 अवधारणाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो कार्ल मार्क्स, जो है टॉलकाट पार्सन्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे। चलो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर भैया सही है, अगस्त काम्टे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इन 3 अवस्थाओं में धर्मशास्त्री या काल्पनिक, ठीक है, उसके बाद जो है तत्व मीमांसा या अमूर्त तथा प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक को शामिल किया गया। अगस्त काम्टे के अनुसार मानव जीवन की प्रत्येक मानसिक अवस्था के साथ एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व जुड़ा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेंस किस वर्ष से प्रारंभ? 2001, 4, 7, 8। चलो बताओ आंसर इसका भैया। यहाँ पर सही है 2007। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भारत में जुलाई 2007 में आवास मूल्य सूचकांक रेजिडेंस का प्रारंभ हुआ। आवासीय संपत्तियों में कीमतों के उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति का व्यापक स्तर पर अध्ययन करने हेतु यह प्रथम प्रयास था। प्रारंभ में इसका आधार वर्ष 2001 था। कितना था? 2001 था। ठीक है, वर्तमान में इसका आधार वर्ष कितना रख दिया गया है? 2012-13। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखो, पहले इसको देखो भाई, 2018 का पेपर है जो हम लोगों ने दिया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला 2.2, 3.2, 4.2, 4.5। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर 2.2। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्चक्र के अनुसार वर्तमान में भारत की TFR यानी कुल प्रजनन दर 2.2 यानी प्रति बच्चे प्रति महिला है। और राष्ट्रीय जो है परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पंचम चक्र तथा SRS स्टैट रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की वर्तमान TFR कितनी है? 2.0 है वर्तमान। अगर आप वर्तमान की पूछेगा तो क्या होगा? 2.0 होगा। मेरे भाई ध्यान रखना इसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कितना होगा? 2.0 होगा। गलत नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे देखो। न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? अंत्योदय दृष्टिकोण, भूख से मुक्ति दृष्टिकोण, मानव से विनियोजित दृष्टिकोण, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। चलो बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प भैया यहाँ पर डी आंसर, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। जी हाँ, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो कि MNP 1974 से 75 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता, शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों को सुधारने के उपाय, पौष्टिक आहार की व्यवस्था आदि करना था। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। देखो यहाँ पर सही विकल्प है भैया, ब्याज दर को कम करना। ठीक है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का क्रय शक्ति घटती है। ठीक है, जब देश में वस्तुओं की सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से बढ़ता है तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसमें क्रय शक्ति घटती है और समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है। ठीक है, चलो
आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण है? करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, उपरोक्त सभी। बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है डी, यानी उपरोक्त सभी, ये सब। ये देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें राजकोषीय नीति के जो उपकरण है, करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ठीक है। राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार तथा मूल्य स्तर के जो संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करती है, ठीक है। और राजकोषीय नीति का निर्माण केंद्रीय सरकार द्वारा तथा मौद्रिक नीति का निर्माण केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई द्वारा किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है? जो निम्नलिखित वाले हैं उनमें से बताना है आपको सबसे महत्वपूर्ण। प्रमुख आर्थिक सहाय, पेंशन, वेतन भत्ते, ब्याज अदायगी। तो सही विकल्प क्या है? ब्याज अदायगी। मेरे भाई अगर हम बात करें चालू खातों में दूसरा महत्वपूर्ण मद, यानी पहला नहीं है, पहला तो अगर हम पहले की बात करें तो राजस्व व्यय खाते में सबसे बड़ा व्यय का मद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा पहला होता है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। दूसरा सबसे बड़ा मद ब्याज अदायगी है, ठीक है। क्योंकि विकल्प में ये ऑप्शन नहीं है पहला वाला, तो इसलिए यहाँ पर दूसरे नंबर का आपका सही हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें चालू खातों में दूसरा महत्वपूर्ण मद जो है ब्याज अदायगी है। उन ब्याज अदायगियों में सभी प्रकार के ऋणों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ब्याज की अदायगियों में शामिल किया जाता है, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी, निजी या संस्थागत, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था पूछ रहा भाई। केसी पंत, सी रंगराजन, राजमन्नार, संथानम। बात क्या हो रही है यहाँ पर? 12वें वित्त आयोग, ये हैं सी रंगराजन साहब, ठीक है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन साहब, जो कि 2005 से लेकर के 2010 तक। कब रहे? 2005 से 2010 तक। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन लेक्चरर वाले एग्जाम 2021 में पूछा गया भैया, ध्यान रखना ये, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ये लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो ये देख लो 2021 के लेक्चरर में पूछ लिया था भाई। इसीलिए जीएस एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं एक जो है स्मार्टली। चलो यहाँ पर अगर हम बात करें, केसी पंत जो है 10वां, जो कि 1995 में, ये केसी पंत 1995 से 2000, और के संथानम 1957 से 62 तक। ये संथानम साहब 1957 से 62 वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। जबकि राजमन्नार समिति की अगर हम बात करें तो ये राजमन्नार समिति का गठन 1970 में हुआ था, ठीक है, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए। वर्तमान में अगर हम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया साहब हैं 16वें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं SEZ। ये क्वेश्चन आपके देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पेशल यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000 अधिनियमित प्रभावित हुआ था 2004, 2005, 2006, 2007 में। चलो बताओ सही विकल्प। सही विकल्प आपका 2006 में, ठीक है। कब? 2006 में। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति को प्रमुख बनाने के उद्देश्य से भारत में वर्ष 2005 में पारित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी अधिनियम फरवरी 2006 में लागू किया गया। कब? फरवरी 2006 में, ठीक है। चलो अगर हम बात करें, केंद्र व राज्य सरकार के विभागों से अनुमति लेने की अनावश्यक देरी ना हो, इसलिए एक ही जगह से सभी अनुमानित जो है प्रदान किए जाने की यह व्यवस्था की गई, ठीक है। सेज एक्ट के तहत कुछ जो है नियम बनाए गए, जिसके थ्रू अगर हम बात करें अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन किया गया, वस्तु एवं सेवाओं के निर्बाध को प्रोत्साहन दिया गया है, ठीक है। घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहित करना, रोजगार अवसरों का निर्माण करना, आवश्यक सुविधाओं का विकास करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत लाई गई। चलो आगे देखते हैं। एशिया में सर्वप्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित है? टोक्यो में, ढाका में, कांडला में, चेन्नई में। चलो बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है कांडला में, ठीक है। कांडला में एशिया के में सर्वप्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ठीक है। अगर हम बात करें EPZ 1965 में कांडला गुजरात में, कहाँ? कांडला गुजरात में स्थापित किया गया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। EPZ एक सीमा शुल्क से छूट प्राप्त क्षेत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। सांता क्रूज निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत का दूसरा 1973 में स्थापित किया गया, और विश्व का पहला EPZ 1959 में सैनन आयरलैंड में स्थापित हुआ था, विश्व का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? गेहूं, चावल, चीनी, दालें। चलो यहाँ पर देखते हैं सही विकल्प। सही विकल्प है दालें। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत दाल का आयातक देश है, इसे यह जो है निर्यात
नहीं करता है। दालों के उत्पादन एवं जो है उत्पादकता की कमी को वित्त मंत्री ने गंभीरता से लिया है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात गुणे आयात, निर्यात प्लस आयात, निर्यात माइनस आयात, केवल सेवाओं का निर्यात। तो देखें यहाँ पर सही विकल्प है आपका निर्यात माइनस आयात। जी हाँ, अगर हम बात करें शुद्ध निर्यात वह मूल्य है जो किसी देश के कुल निर्यात में से कुल आयात के मूल्य को घटा देने से के बाद प्राप्त होता है। चलो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? निर्यात, आयात, गैर साधन सेवाओं से आय, अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। चलो यहाँ पर आपको बताना भैया सही आंसर है ये वाला, ठीक है, अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा से। ठीक है, एक देश में निवासियों का जो है विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ समानता 1 वर्ष के दौरान जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार का लेन देन होते हैं उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, भुगतान संतुलन के तहत 3 तरह के खाते होते हैं, जिसमें चालू खाते के तहत कुछ मध्य जैसे वस्तुओं का आयात, निर्यात और साधन सेवाओं से आय इत्यादि आते हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरे का प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। सही विकल्प क्या है? मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र। और बहुत बार आप लोगों को हम लोगों ने इसके बारे में बताया है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा नई दिल्ली, कोचीन, अहमदाबाद, चेन्नई। यह देखो यहाँ पर 2022 में ही पूछा गया है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया कोचीन। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का नहीं बल्कि विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को देखा। इसके अतिरिक्त और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखेंगे नहीं, इसलिए इनको PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो से हम विदा लेंगे, उससे पहले यही कहेंगे कि PDF, टेस्ट, क्विज सब कुछ पार्टिसिपेट करिए। नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करें, PDF ग्रुप जुड़े और अपनी तैयारी को एनहेंस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया तो पाप लगेगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।